आपके सबके ध्यान में आया होगा कि संजय निरुपम कितने बहुत अच्छे वक्ता हैं। हमारे देश की समस्या नरेंद्र मोदी नहीं है, हमारे देश की समस्या डीमोनेटाइजेशन भी नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस में संजय निरुपम जैसा अच्छा वक्ता, हिंदी में इस देश को, इस सारे प्रश्नों को अपने ढंग में बताने वाला नेता कांग्रेस में ऊपर होने की आवश्यकता है। हमारे पार्टी ने जब डीमोनेटाइजेशन का निर्णय हुआ तब हमारे नेता शरद पवार जी साहब ने इसका स्वागत किया था, ये समझ के कि जो बताया गया वो उद्दिष्ट में हमारा देश सफल होगा। जब उसकी प्रोसीजर में अनेक प्रश्न उठे, अनेक समस्याओं को सामने लोगों को जाने को हर घड़ी पे सबको जाना पड़ा, तब ये सारी समस्या लोगों के सामने जब आई तब उसमें से कुछ अच्छा प्रोसीजरल थोड़ा लोगों को मदद करने के लिए सरकार ने कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता थी। और शरद पवार साहब ने निर्णय का स्वागत किया जिस दिन ये निर्णय लिया उसके दूसरे दिन। लेकिन जब 3-4 दिन के बाद समझ में आया कि इस निर्णय की अमल बजावनी में बहुत तकलीफें लोगों को सहने पड़ती है, तब उन्होंने इसके खिलाफ ये प्रोसीजर अच्छी करने की आवश्यकता है। गरीब लोगों को लाइन में खड़ा रहने की जो समस्या है वो कम होने की कुछ चीज़ें सरकार ने करने की आवश्यकता है, ऐसा स्टेटमेंट किया है। और आज भी हम ये समझते हैं कि शुरू में जो निर्णय जिस कारण लिया वो निर्णय में कोई तकलीफ नहीं थी। डीमोनेटाइजेशन करना ठीक है या नहीं, इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती क्योंकि वो किया गया है। अपने देश में पिछले 10 साल में दुनिया में ज़्यादा लोगों ने डीमोनेटाइजेशन का रास्ता स्वीकार नहीं किया। बहुत कम चंद देश हैं, और ख़ास तौर पे अफ्रीका में 1-2 देश है कि जिन्होंने पिछले 10 साल में ये डीमोनेटाइजेशन किया। डीमोनेटाइजेशन करने के कारण की चर्चा हुई, किस उद्देश्य से किया गया इसके ऊपर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। लेकिन डीमोनेटाइजेशन करने के बाद अभी एक नासिक से आज तुलसीराम देवल नाम के सीनियर सिटीज़न लाइन में खड़े थे और वहाँ पे उनका देहांत हुआ। शायद 70 है तो आज 71st डेथ हुई होगी। ये ऐसी बहुत देश में अलग अलग हिस्सों में ऐसा प्रसंग हुआ है, लेकिन ये हमें करना चाहिए क्योंकि देश के प्रति हमें बहुत देश निष्ठा के लिए हम ये सब कर रहे हैं। ऐसी बयानबाजी तो हम सुन रहे हैं और उसमें भी कोई लोग ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे मुझे लगता है। हमें आगे जाके ये देखना चाहिए कि ये बैंकिंग व्यवस्था कितने डेप्थ में, डीप इस देश के अंदर पहुंची है। अभी संजय निरुपम साहब ने बताया, वैसे हमारे महाराष्ट्र की बात लेंगे तो 27-28 हज़ार ग्राम पंचायत है, उसमें से 6,000 ग्राम पंचायतियों में ये बैंक है। दूसरे सारे ग्राम पंचायतियों में बैंक अभी पहुंची नहीं है। जिला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जिले में है, उनके कोई ब्रांचेस है, वो पकड़ के मैं बात कर रहा हूँ। और इसीलिए हमारे जिस इलाके से मुनगंटीवार साहब आते हैं, सेंट्रल इंडिया, जहाँ पे बहुत नक्सल एक्टिविटी बहुत तेज़ी से चलती है, उस सेंट्रल इंडिया में तो उस आदिवासी आदमी को अभी तक शायद पता भी नहीं होगा कि उसके हाथ में जो 500 और 1000 रुपये की नोट है वो रद्द की गई है। इतना कम्युनिकेशन फॉरेस्ट में अंदर बहुत कम होता है। और इसलिए ये निर्णय के बाद में कोई भी निर्णय फाइनेंस में लिया जाता है तो निर्णय लेते वक्त इस देश में सारे लोगों को, जैसे 3 सेक्टर का जिक्र ताई ने किया,
उस सारे 3 सेक्टर के लोगों को सामने रख के निर्णय होने की आवश्यकता थी। और उस निर्णय में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं वो बहुत बड़ी समस्याओं को आज फेस कर रहे हैं। अभी क्या क्या फेस कर रहे हैं उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका परिणाम 50 दिन मांगे, 50 दिन भी मिल जाएंगे। अभी देश के प्रधानमंत्री ने 50 दिन के बाद अगर बयान दिया कि ये बहुत बड़ा काम है और भी एक 30 दिन मेरे को चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा और 30 दिन देने के अलावा दूसरा कोई चारा, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास है। शायद 50 दिन के जगह 100 दिन में ये काम करेंगे। वो 100 दिन में नहीं होगा तो 180 दिन में, यानी 6 महीने में काम पूरा करेंगे। लेकिन काम तो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन हिसाब के बारे में, अगर 500 और 100 1000 के नोट इस देश में 14 लाख करोड़ हैं, और समझ लीजिए कि 30% नोट्स बैंक में हैं। सारा तो पैसा लोगों के सामने नहीं, 30% बैंक में है। तो मेरे ख्याल से 5.6 लाख नोट्स बैंक में हैं। समझ लीजिए सरकार ने ही जाहिर किया था कि 8.1 लाख करोड़ नोट्स हैव बीन एक्सचेंज्ड। इसका मतलब है 8 और 5 13 करोड़, 13 लाख करोड़ का तो हिसाब हो गया। अब 14 लाख करोड़ के नोट में से 1 लाख करोड़ का सवाल बाकी है। और मुझे लगता है कि सरकार ने जल्दबाजी में नोट बंद करने का निर्णय लिया है कि एक्सचेंज स्टॉप किया है। तो शायद एंड में सरकार कह सकती है कि 50 लाख करोड़ या 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ एक्सचेंज नहीं हुए, और जो एक्सचेंज नहीं होगा वो पैसा काला धन माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि 14 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ के नोट एक्सचेंज नहीं हुए, तो जाहिर है कि 1 लाख करोड़ का नोट काला धन था। और काला धन हमने कैंसिल करने के बारे में इतना यश हमको मिला। हमें लगता था पहले जो अंदाज आए थे तो 5-6 लाख करोड़ तो इस देश में काला धन होना चाहिए, इतनी बड़ी मुंह प्राइम मिनिस्टर ने ली है तो। लेकिन हिसाब तो अभी 13 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो बात तो 1-1.5 लाख करोड़ की है और 25 दिन बाकी है, लेकिन एक्सचेंज बंद किया है ना। तो अभी आपका काला धन जाके या वाइट धन डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 1-1.25 लाख करोड़ का अभी हिसाब है। यानी मोदी साहब ये कह सकते हैं शायद 1 लाख करोड़ का हम काला धन नष्ट कर चुके हैं शायद। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी आपत्ति नहीं आएगी इस देश पे। वैसे तो संजय निरुपम जी का भाषण आप सुनते तो आपके अंदाज में और आपके नियत में भी बदलाव आ सकता था, इतना अच्छा भाषण इनका है। लेकिन नियत साफ होने की आवश्यकता है, और हम अभी भी समझते हैं कि मोदी साहब की नियत बहुत साफ है। और हम विश्वास करते हैं कि जिस उद्दिष्ट को सामने उन्होंने रखा है वो पूरे करने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन हर 2-3 दिन के बाद अलग अलग निर्णय बाहर आते हैं, जिसका जिक्र साहब ने किया। पहले अगर आपके पास काला धन होता तो 132% आपको टैक्स पड़ता था। इन्होंने जाहिर किया कि आपका काला धन आप जाहिर कीजिए, 49.6% या 50% आपको टैक्स होगा। वो तो मोदी साहब ने पिछले महीने में एक स्कीम मिलाई थी कि 45% टैक्स भरो और आपका काला वाइट करो। वो तो उनका ओपन स्कीम थी 45%। अभी जो नया आया है तो 50%, यानी 5% उसमें बढ़ोतरी हो गई है। 25% आपके पास रहेगा 4 वर्ष। हाँ, लेकिन वो काला ही है ना साहब। हाँ, लेकिन काला है। तो ये प्रोसीजर तैयार कर रहे हैं आप कि काले को वाइट कैसा करना। मेरा काला है, अभी 100 करोड़ मेरे पास है, तो मैं रखने जाऊं तो 50 करोड़ आपके पास रहेगा, 25 करोड़ आपने जो बताया 4 साल बाद, यानी मिलने वाला तो है। तो चलो ये बाद में इनकम टैक्स का झंझट पीछे लगने के जगह ये 50 करोड़ तो मिलता है, जाने दो। ये समझ के भी शायद कोई इसका, मुझे विश्वास है कि मोदी साहब
बाहर आएंगे और बताएंगे कि कितने लोगों का ऐसा डिपॉजिट हुआ है। बात यह है, मुझे कहनी है कि ये सारी चीज़ों का और देश के प्रगति का बहुत करीब का संबंध होता है। और देश के प्रगति में जीडीपी का ग्रोथ बराबर होना चाहिए। हमारे देश का कंपटीशन दुनिया में बहुत देशों से है और उसके ऊपर हमारा ध्यान रहने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम मेक इन इंडिया का बहुत बड़े पैमाने पे स्वागत किया, सब देश ने किया। उसके माध्यम से कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कितनी नहीं, ये अभी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन साहब मुझे विश्वास से बताएंगे कितने लाख करोड़ अपने महाराष्ट्र में आने वाले, देश में आने वाले, और हम उसका स्वागत करेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि हमारे देश में मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, फिर बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उतना ही कट करके बताएंगे सारे लेकिन आप और हम सभी को मालूम है कि इस देश में ऑर्गेनाइज सेक्टर और ग्रे इकोनॉमी इस देश में है। अगर आप मोबाइल खरीदने को जाएंगे तो चेक से किसी ने यहाँ बैठ के मोबाइल खरीदा होगा तो हाथ ऊपर करे, सब कैश से करते हैं, कैश देते हैं। और आईफोन लेंगे 50,000 60,000 तो लोग कैश से ट्रांजैक्शन बहुत होता है। तो ग्रे इकोनॉमी ये इस देश में है और शायद वो सबसे बड़ी समस्या होगी। लेकिन उस ग्रे इकोनॉमी में इस देश में 40 से 50% लोग काम करते हैं, ये भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। समझो गणपति का त्यौहार है मुंबई में, अगर कोई 25,000 का एक मूर्ति खरीद के गणपति का त्यौहार कर रहा है और कल उसको चेक से पैसा देना है, चेक से पैसा देने का कंपल्शन हुआ है, बहुत अच्छा चीज़ है, मैं उसको विरोध नहीं कर रहा हूँ, सारा चेक पे ही आना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी, सी फाइनेंस मिनिस्टर हैज ऑलवेज टेक केयर ऑफ एवरीबडी, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। जो कांग्रेस ने पी चिदम्बरम साहब और मनमोहन साहब ने जो शब्द प्रणाली लाई थी कि इंक्लूसिवनेस, तो इंक्लूसिव डिसीजन में इंक्लूसिवनेस हर बार होना चाहिए। तो अगर मेरे को गणपति की मूर्ति लेनी है, पिछले साल 25,000 की ली थी, तो मैं चेक से पैसा देना है तो मैं 3,000 की या 4,000 की लूंगा। यानी दिवाली कर रहे हैं आप, दिवाली कर रहे तो क्या कोई किसी ने फटाकड़े चेक से खरीदी की है? घर से उठाते 10,000 के, 50,000 के, 20,000 के, जैसा जिसका आमदनी हो। काला धन वाला तो बहुत फटाकड़े उड़ाता है, तो वो पैसा भी सर्कुलेशन में आता था। तो ये ग्रे इकोनॉमी जो मैं बता रहा हूं, ये इकोनॉमी है कि जिसमें नोटों का सर्कुलेशन होता था। एंड इफ मनी स्टॉप सर्कुलेटिंग इन द लोएस्ट क्लास, then the social issues prop up. There will be a issue of unemployment. To you and me may not know. दिल्ली में, मुंबई में बैठ के शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसका जिक्र एक दो जन ने मैंने पहले किया है कि इतने लोग वर्कर्स निकल गए, अपने गांव चले गए क्योंकि अभी काम नहीं बचा है। बिल्डिंग खरीदी, फ्लैट खरीदने को जाइए कहीं भी, फ्लैट खरीदने वाला कैसे खरीदता है? मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन इस देश में जो काले धन का, वाइट धन को ऑगमेंटेशन करने की मानसिकता या व्यवस्था थी, वो हमको पहले बंद करनी चाहिए। काले धन के खिलाफ लड़ने के बहुत तरीके हैं, और अगर देश का प्रमुख इसको मानता है कि हम काले धन को नष्ट करने की आवश्यकता है, तो ये जो अलग अलग चीज़ों को इस देश में व्यवस्था के रूप में आज नहीं बहुत साल से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस को कम करने की आवश्यकता सबसे बड़ी है। अब डिमोनेटाइजेशन किया, मैं आपको लिख के देता हूँ कि 31 मार्च जनवरी के बाद या शायद 31 मार्च के बाद अपने देश में इकोनॉमी में सर्कुलेशन में आए हुए पैसे, अगर मैं मेरा धन घर में रख के बैठूँ और आप आपका धन घर में रख के बैठे तो देश की तरक्की नहीं होगी। तो द मनी हैज़ टू सर्कुलेट। माई पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज मनी हैज़ टू सर्कुलेट। और अगर सर्कुलेशन में बाधा आए
तो देश के प्रगति में भी बाधा आ सकती है। हम ब्लैक और वाइट, इसमें किसका धन वाइट है और किसका धन ब्लैक है, इसके बारे में बहस करके वक्त आपका मैं नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 अप्रैल के बाद में हमारे मुनगंटीवार साहब हमारे राज्य का जब बजट पेश करेंगे, तो अगर सरकार ने जीएसटी लाया होगा तो भी, या सेल्स टैक्स या वैट जो भी आज की प्रणाली है वही वैसी रही, तो भी मुझे पूरा यकीन है कि अगर 80,000 करोड़ की आमदनी हमें जीएसटी से या वैट से होने वाली है, तो इनको बजट में ये डीमोनेटाइजेशन का फैक्टर कंसिडर करके इनका उत्पन्न 80,000 से शायद 60,000 या 55,000 तक नीचे लाने की आवश्यकता है। अगर नहीं वो मानते और फिर बोलते कि हमारा ग्रोथ रेट 8% 9% होने वाला है और इसीलिए हमारा आवक यानी पैसे हमारे पास आने वाले 90,000 है, तो वो बजट रख सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ 31st March 2018 they will realize, the government will realize that in last 3 months they have not been able to pay the salary of the state government servants. I am just mentioning what can be possible. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आमदनी बढ़ेगी या कम होगी, तो ये जो सारे चक्कर अभी चला रहे हैं उससे शायद इनकम टैक्स का, आईटी डिपार्टमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, और इसीलिए पहले साल उनको ये नहीं महसूस होगा कि देश में ट्रांजैक्शन कम होने के बावजूद भी उनका रेवेन्यू कम हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को या इस देश के हर राज्यों को ये महसूस होगा कि उनके स्टेट में ट्रांजैक्शंस कम होने के कारण उनके उत्पन्न में बहुत घट आई है या कम हुआ है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, सर क्विकली मैं स्टॉप करता हूं। No, please. I wouldn't stop, but no, please. Make your last point and then I will. There is no last point. There are so many points. So I don't know where to stop. Then what I'll suggest is because some questions will come up. मैं आपको कब खत्म करना है तो, because I think we're so please make points and then we'll hear in the last. नहीं, मेरा कहना शॉर्ट में इतना ही है। मुझे लगता है आयोजकों को कार्यक्रम में बात ऐसी है कि अर्थशास्त्रीय अनुमानों के अनुसार अगला साल या उसके अगला साल हमारे देश में ट्रांजैक्शंस को मर्यादा आएगी। कितनी आएगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस मर्यादों के ऊपर चलते हुए स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टरों को, अकेले नहीं पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टरों को बहुत तकलीफें होगी। और हमारा सपना इतना बड़ा है, अभी गडकरी साहब ने यहाँ मेट्रो का काम चालू किया है इस शहर में, ऐसे एक शहर में नहीं है, इस देश के हर शहरों में हमारी सरकार के वक्त भी हमने ऐसे प्रोजेक्ट हाथ में लिए थे। तो देश की ट्रेजरी की नीड बहुत बड़ी है, और अगर उसके ऊपर परिणाम हुआ तो इस देश के प्रगति के ऊपर डायरेक्ट परिणाम होगा, जिसका असर 2018 में अपने सबको समझ में आएगा। अभी डीमोनेटाइजेशन के पीछे जो उद्दिष्ट है नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको बहुत कुछ करने की चांस था। ये लंबे लंबे लाइन, ये भारतीय जनता पक्ष के हमारे मित्र कहते हैं ये आखिरी लाइन है। मैंने देवल की आखिरी लाइन, जो नाम नासिक में आज गुजर गया हमारा सीनियर सिटीजन, उसकी वो आखिरी लाइन हो गई, यानी आखिरी लाइन। और ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आपको रॉकेल की लाइन में खड़ा किया, रेशन के लिए खड़ा किया, इसके लिए किया, उसके लिए किया, उसके लिए किया। जो एबंडेंस में है उसके लिए लाइन कांग्रेस ने कभी लगाने की कोशिश नहीं की। हमारी सरकार ने पिछले इस देश में 91 में मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन लाया, और तब से फियाट पद्मिनी फियाट लेने को भी ऑन देना पड़ता था, लेकिन उस प्रीमियर पद्मिनी को भी इस देश में दुकान बंद करना पड़ा, और इतनी मुबलकता इस देश में निर्माण हुई कि ये सारी चीज़ों की लाइनें और वेटिंग लिस्ट बंद हो गया। समझ लिए फ़ोन के लिए लाइन लेनी पड़ती थी, स्कूटर बजाज स्कूटर के ऊपर ऑन था। ये सारी चीज़ों को मनमोहन सिंह साहब ने आने के बाद
91 के बाद लिबरलाइजेशन किया, ये सारी चीज़ें ख़त्म की। और इसीलिए हमारी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों ने इस देश में 91 से जो बदलाव लाया है वो कोई गरीबों को तकलीफ देके नहीं लाया, या सामान्य आदमी को, मध्यम वर्गीय लोगों को लाइन में, कतार में खड़े ही रहने की जहां जहां आवश्यकता थी वो सारी चीजें बंद करने की कोशिश मनमोहन सिंह साहब के सरकार ने की है। इसलिए सवाल यही है कि ये आपकी आखिरी लाइन होगी या नहीं होगी। और मुझे लगता है कि खुद का पैसा निकालने के लिए अगर लाइन लगाने वाले में, मुझे ताजुब होता है इस देश में, कुछ खरीदने के जाए और लाइन लगाए तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अपना खुद का पैसा लाइन में खड़ा रह के लेने के बाद भी लोग बोलते हैं कि ये सब हम देशभक्ति के लिए करते हैं। मैं अमेरिका गया था, आखिरी पॉइंट बोलता हूँ। अमेरिका में गया तो मैं बहुत लोगों का मुलाकात ली और हर आदमी को मैं पूछता था कि ये क्लिंटन चुन के आएगी या डोनाल्ड ट्रंप चुन के आएगा। तो हर अमेरिकन 22 या 23 लोगों से मैंने बात किया, उसमें वाइट थे, काले थे, सब लोगों से मैं बात किया। लोग बात कैसे करते थे, वो कहते थे हिलरी क्लिंटन इज अ ग्रेट लेडी एंड शी हैज सो मच एक्सपीरियंस दैट वी थिंक शी इज द बेस्ट कैंडिडेट। 2-3 मिनट ऐसा बताते थे और एंड में बताते थे कि व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग इज ऑल्सो ट्रू, इट इज नॉट रॉन्ग। तो ये स्टाइल था उस देश में कि पहले आप मिले तो बोलते थे कि हिलरी क्लिंटन बहुत अच्छी है, लेकिन उनके दिल में जो था वो बोलने का धाड़स नहीं था। तीसरे और चौथे मेरे सवाल के बाद में उसमें वो धाड़स पैदा होता था और बोलते थे नहीं नहीं, वैसे तो ट्रंप ही बराबर थे। हमारा देश इस संक्रमण अवस्था से गुजर रहा है। आज सब बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, काले धन के खिलाफ करते हैं, सारे काले धन के लोगों को, ये ब्लैक मार्केटर्स को बंद करना चाहते हैं। दिस हैज बिकम अ स्टाइल इन दिस कंट्री कि वी अप्रिशिएट नरेंद्र मोदी, बट एट द एंड ऑफ द जर्नी व्हेन दे रियलाइज दैट नथिंग हैज कम आउट ऑफ दिस एंड वी आर वेयर वी वेयर, दे विल से व्हाट others are saying is also true. So there is a time gap. You wait for 6 months. After 6 months, every Indian will start saying, अरे इतना लाइन लगाया, 10 बार हम जाके गए, क्या हुआ? ये तो ब्लैक भ्रष्टाचार तो चालू ही है देश में, सारी चीजें वैसे की वैसी है। पहले 1000 रुपए के उसमें से चल रहा था, अभी 2000 में हो रहा है, और 2000 में हो रहा है तो यानी बहुत इजी हो गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 4-4 दिन में अलग अलग फैसले लेते हैं वो 2000 की नोट भी कैंसिल करके रहेंगे, वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे यानी 2000 की निकाल के 1500 की नोट निकालेंगे, 1000 का लाए, जो भी लाए, समस्या वही रहती है। नोट बदल के देश नहीं बदलेगा, देश बदल का सिस्टम चेंज करके। और मुझे ऐसा लगता है कि इंदिरा जी गांधी एक ऐसी सुप्रीम कमांडर थी कि जिसके मन में आया वो उन्होंने देश में करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी साहब को भी यही पोजीशन हासिल हुई है ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि वो कैबिनेट के मंत्रियों की सुन के निर्णय नहीं लेते। आपको आखिरी पॉइंट बताता हूं और मेरा प्रश्न मैं बंद करता हूं। वो जब बोलते हैं, कहते हैं, तब थोड़ा अच्छा क्या है बाद में समझ में, पहले पूछते तो शायद निर्णय अच्छे होते, ऐसा नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने कैबिनेट मीटिंग 7 बजे रखी थी। नरेंद्र मोदी कैबिनेट मीटिंग में 7:45 बजे आए। चाय पानी की लेट आने की कारण क्या ये बताया मोदी साहब ने। 8 बजे वो बोले मुझे ज़रा थोड़ा एयर पे जाना है। बाजू के रूम में गए, उन्होंने ऐलान कर दिया डीमोनेटाइजेशन का। वापस आए और सारे मंत्री परिषद को बताया कि अभी मैं बाहर जाके डीमोनेटाइजेशन का फैसला कर चुका हूँ।
किसी भी केंद्रीय मंत्री को पूछो, मैं ये स्टोरी बताया वो सच नहीं है, हमारी ताई पूछ के बताएंगी उनके मंत्रियों को, पहले बताने से शायद लीक होता तो क्या होता, ये कुछ होगा उनका, लेकिन निर्णय एक ही आदमी इस देश में लेता है। और मुझे लगता है कि ये देश के डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे बड़ी समस्या है। हमारे देश में अगर एक आदमी निर्णय लेता है तो क्या होता है, इसका असर इसके पहले इस देश ने अनुभव किया है। और नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई देश ना नहीं कहेगा, लेकिन एक आदमी के हाथ में इस सारे देश के निर्णय की क्षमता होगी, ऐसा इस दुनिया में कोई विश्वास नहीं करेगा। पहले कहते थे, हमारे देश में गजनी के महमूद थे और उन्होंने उनकी राजधानी चेंज की, तुगलक, मोहम्मद अली तुगलक। तो वो तुगलक साहब की जैसे आज ये, कल ये, परसों ये, 4 दिन के बाद ये, हमारे देश की जनता का दिल इतना बड़ा है कि कितनी 100 गलतियां भी अगर नरेंद्र मोदी करेंगे तो उनको माफ कर सकते हैं, क्योंकि इस देश को स्वच्छ साफ सुथरा करने की अपेक्षा इस देश में सबके मन में है। लेकिन 6 महीने के बाद अगर नहीं ये हुआ तो शायद रास्ते में फिरना भी बहुत मुश्किल होगा। धन्यवाद। एक